अस्सलाम वालेकुम, फहद हुसैन और डिजिटल चैनल पे आज की बड़ी खुसूसी पॉडकास्ट है क्योंकि आज जो हमारे साथ दो मेहमान हैं दे ब्रिंग अ वेरी यूनिक पर्सपेक्टिव टू जो हम बात करेंगे। बात करने को बड़ा कुछ है इन टर्म्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी, क्या हो रहा है ईरान में, ईरान के साथ, अमेरिका के साथ, चीन के साथ, और पाकिस्तान के अंदर जो फॉरेन पॉलिसी फॉर्मुलेशन है वो किस तरीके से चल रही है। आज की बड़ी खबर, आज का बड़ा जो इशू है, जो थीम है, जो न्यूज फ्लो को डोमिनेट कर रहा है वो एक ही चीज है। फॉर वंस पाकिस्तानी डोमेस्टिक सियासत जो है वो हमारे न्यूज फ्लो से दूर हो चुकी है एंड एवरीबडी इज इंटरेस्टेड इन व्हाट्स हैपनिंग विद पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी। तो फॉरेन पॉलिसी के हवाले से आज के मेरे दोनों मेहमानों का मैं तारुफ कराता हूँ। वो मेरे ख्याल में आज के दिन सबसे रेलिवेंट भी हैं, क्वालिफाइड भी हैं, और आई थिंक उनकी बातों से हम सबको बड़ा कुछ सीखने को मिलेगा। बाकिर सज्जाद हमारे पहले मेहमान हैं। डॉन अखबार के मेन फॉरेन पॉलिसी राइटर हैं, फॉरेन पॉलिसी को कवर करते हैं, नेशनल सिक्योरिटी मामला को कवर करते हैं, बड़े अरसे से कर रहे हैं। आई थिंक प्रोबेबली वन ऑफ आवर सीनियर मोस्ट एंड वो मोस्ट respected journalists when it comes to reporting on matters of foreign policy and national security। बाकी जो हैं वो वुड्रो विल्सन स्कॉलर भी रह चुके हैं अमेरिका में, तो इनका इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी है। और डॉन अखबार में इनकी बाईलाइन जो है वो तो आप सब पढ़ते ही हैं। बाकी बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। और थैंक यू सर। अनस अनस मलिक हमारे दूसरे मेहमान हैं, द यंग एंड वेरी अकम्पलिश्ड जर्नलिस्ट, फॉरेन पॉलिसी मामलात में काफी अरसे से रिपोर्ट भी कर रहे हैं, इंटरनेशनल रिपोर्टिंग भी की हुई है फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट जोन्स। और और इनकी जो इंफॉर्मेशन बेस्ड रिपोर्टाज है उसको सारे मुल्क में अप्रिशिएट किया जाता है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया आना, स्पेशली आपका भी। अच्छा, अब जरा थैंक यू सो आगे मच थोड़ा सर। सा, क्योंकि आप दोनों जर्नलिस्ट हैं और जर्नलिस्ट का काम ही होता है कि उसके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तज्जियाकार तो हर ही होता है। तज्जिया पाकिस्तान में तज्जियाकार का तो आजकल जुमा बाजार लगा हुआ है, जिधर जाए आपको कोई ना कोई तज्जियाकार मिल जाता है। और उसमें तो सीनियर तज्जियाकार, मैं वैसे बाय द वे जूनियर तज्जियाकार को भी नहीं देखा, मैं सब लाइन में सीनियर तज्जियाकार ही लिखा होता है, ये दो जूनियर तज्जियाकार हैं। चलो, तो सो आई थिंक वी आर गोइंग टू गो बियॉन्ड दैट। और आज हम कोशिश करते हैं कि इंफॉर्मेशन बेस्ड जो है वो एनालिसिस करें, और आप दोनों का, जिस तरह वो कहते हैं कि यू हैव योर ईयर टू द ग्राउंड। तो और आप दोनों जो हैं वो फॉरेन ऑफिस को बड़ी ही क्लोजली कवर करते हैं, तो यू नो व्हाट्स गोइंग ऑन। सो पहले तो जरा करें ना, आज की जो बड़ी खबर है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को, अमेरिका के जो सदर हैं, पाकिस्तान ने ऑफिशियली नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट कर दिया है। ये बड़ी खबर है और कल से बड़ी चल भी रही है, प्रेस रिलीज आई है बाकायदा तौर पर। बाकिर आप इस पर लिख भी रहे हैं, बड़ी डिटेल में लिख रहे हैं, आप सोशल मीडिया पे भी इस पे अपना तज्जिया दे रहे हैं, बड़ा अच्छा इन डेप्थ तज्जिया है। तो ये जो खबर आई है, डोनाल्ड ट्रंप को हमने नॉमिनेट किया है एज फॉर द नोबेल प्राइज, ये क्या है? व्हाट आर यू वरिंग? ये कैसे हुआ? किसने किया? क्या सुन रहे हैं? सर आपने मैं आपको थोड़ा सा जो भी हालिया मीटिंग हुई प्रेसिडेंट ट्रम्प की आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के साथ, उससे थोड़ा सा पहले लेके जाऊंगा कि आपने व्हाइट हाउस की स्पोक्स पर्सन को सुना होगा कि वो इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान उनको नॉमिन या उन्होंने सजेस्ट किया या रिकमेंड किया था नोबेल पीस प्राइज के लिए। तो मेरा ख्याल में जो यहाँ पे, क्योंकि आपने खुद आप सहाफत में रहे हैं और हैं भी, तो आपको आइडिया है कि हमारी यहाँ फॉरेन पॉलिसी के ऊपर कोई ज्यादा हमारी वो क्लैरिटी या उस तरह से नहीं होती। आपको ज्यादा नहीं इंटरेस्ट नहीं दी जाती कि क्या किस तरह से चीजें शेप अप हो रही हैं। सो इसको हमें पार्टली उसके साथ कंबाइन करना पड़ता है कि जी अपेरेंटली इस तरह चीजें हो रही हैं, उसको एनालाइज करके। तो वहां से शायद दे पिक दिस अप कि हाउ इम्पोर्टेंट दे थिंक कि ट्रम्प जो जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है वो समझती है कि उसके लिए कितना उसके दिल के करीब है कि नोबेल पीस प्राइज जीता जाए। तो उसका ये आउटकम है कि मीटिंग के बाद जो कुछ हुआ, उसके जो कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई या कॉर्डियलिटी डेवलप हुई, उसके बाद आके उन्होंने फॉर्मली एक स्टेटमेंट दे दी कि जी हम उनको नॉमिनेट कर रहे हैं। बेसिकली नॉमिनेशन, जैसे आपको पता है कि वो नॉर्वेजियन जो उनका सिस्टम है उसके अंदर ही मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट करते हैं, उनकी गवर्नमेंट करती है, एकेडमिक्स करते हैं, लेकिन फॉरेन गवर्नमेंट्स भी सजेशंस दे सकती हैं। तो पाकिस्तान ने उस तरह से करके ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की, मैं कहूंगा, गुडविल अर्न करने की कोशिश की है, ना कि पाकिस्तान यूएस रिलेशनशिप को ज्यादा सस्टेनेबल और ड्यूरेबल बनाने की तरफ ये कोशिश है। ये सिर्फ उनकी खुशनुदी हासिल करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स के दरमियान काफी ज्यादा स्ट्रेटेजिक डिफरेंसेस हैं, और उनको गल्फ करने के लिए ये एक
नोबेल पीस प्राइज के लिए एक नॉमिनेशन काफी नहीं होगी। तो उसके लिए हमें काफी ज्यादा चीजें चेंज करनी पड़ेगी। मिसाल के तौर पे हमें अपनी चाइना पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी, हमें अपने इंडिया की तरफ अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी। वो चीजें वो हैं जो शायद हमारे लिए, हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं फॉरेन पॉलिसी के या फाउंडेशंस हैं, उनके लिए उस तरह से सूट ना करें। तो इतना आसान नहीं होगा कि ये आपके जो स्ट्रेटेजिक डाइवर्जेंस है उसको एक इस प्राइस की रिकमेंडेशन के साथ कवर कर लिया जाए। लेकिन एट द सेम टाइम जहां ये टनल विजन है, वहां पर ये हमारी उसकी एथिकल हॉलोनेस और मॉरल बैंक्रप्सी को भी शो करती है, क्योंकि हम एक तरफ गजा गजा के साथ खड़े हुए हैं, और ये एडमिनिस्ट्रेशन है, अब आई हुई भी उसे काफी अरसा हो, कुछ चंद माह हो गए हैं, कि उसने कुछ भी नहीं किया मां सिवाय इसराइल को फर्दर एम्बोल्डन करने के। मतलब मैं कह रहा हूँ कि उधर गजा में ब्लडशेड रोकने के लिए। दूसरी तरफ ईरान को वो मुसलसल थ्रेट्स लगा रहा है। आप पाकिस्तान में पब्लिक परसेप्शन, पब्लिक मूड देख रहे हैं। तो हमारी जो उस तरह से आप कह लें प्रिंसिपल्स है या हमारी फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटीज है, उनसे किसी तरह से ये मैच नहीं करती। बस सिर्फ ये फकत ये मैं कह सकता हूँ कि उन्होंने ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को खुश करने के लिए, एंड एज ए रोट ऑन ट्विटर जस्ट टू गेट ए पैट ऑन द बैक, वो उन्होंने कहा कि चलो जी एक रिकमेंडेशन दे देते हैं। अब वो बाकी तो नॉर्वेजियन को, सॉरी, उसकी नोबेल पीस प्राइज की कमेटी का फैसला है ना, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया नहीं कर ली, लेकिन वो अपना उसमें काम कर। बाकी ये भी बात हो रही है। मैं उसके बाद अनस की तरफ जाता हूँ। उसमें ये भी बात हो रही है, यानी आपका जो लार्जर पॉइंट है वो तो आपका बिल्कुल दुरुस्त है कि इस पर ये होगी तो ठीक है कि भाई वो इंतजामिया जो इसराइल को फुली बैक कर रही है, जो न सिर्फ गजा में नस्लकुशी कर रहा है बल्कि ईरान के ऊपर भी उसने जिस तरीके से हमला किया है। लेकिन दूसरी तरफ इंडियंस और ये वो भी लोग कह रहे हैं कि जी बड़ा पाकिस्तान इज प्लेइंग वेरी स्मार्ट, और ट्रम्प साहब की जो ईगो, उनको उनकी देरीना ये ख्वाहिश है कि मुझे नोबेल पीस प्राइज मिले, तो उनको उनकी ईगो मसाज भी हो रही है। सो स्ट्रेटेजिकली इस पे बहुत सारी उंगलियां उठ सकती हैं, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि यार टैक्टिकली इट्स अ स्मार्ट मूव। अगर आपने अमेरिका के साथ अपने रखना है और ऑलरेडी एक मोमेंटम बना हुआ है, माइट एज वेल यूज ऑल द ऑप्शंस दैट यू हैव टू मेक दैट हैपन। नहीं सर, मसला ये टेक्निकल गेम्स का नहीं होता। मैं क्योंकि एक फॉरेन पॉलिसी पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, शायद जिन्होंने ये फैसला किया उन्होंने टेक्निकल गेम्स के वाले से किया होगा। और आपने, सिर्फ मैं इंडियंस की बात नहीं करूंगा, प्रेसिडेंट ट्रम्प की भी वो ट्रूथ सोशल पे उनको ट्वीट की, आई विल नॉट गेट ए नोबेल पीस प्राइज फॉर दिस, आई डिड दिस, आई डिड दिस, आई विल नॉट हाँ गेट इट। हाँ वो उनकी एक अपनी ख्वाहिश है, उनकी ख्वाहिश है हाँ कि जिस तरह हाँ ओबामा को मिला या किसिंजर को मिला, कि उनको भी एक नोबेल पीस प्राइज मिले। लेकिन ये है कि हम यहाँ पे प्रेसिडेंट्स की बात कर रहे हैं, कि प्रेसिडेंट्स अगर हमारे जो है वो जो फॉरेन पॉलिसी के प्रेसिडेंट्स हैं, हाँ। क्या ये मूव हमारी उनको सपोर्ट करेगी या नहीं करेगी। मैं तो इन ये टर्म्स लार्जर ऑफ क्वेश्चन है। ठीक फॉरेन है, पॉलिसी लार्जर फेयर पिक्चर इनफ। की बात कर रहा हूँ। फिर अच्छा अनस, आप क्या सुन रहे हैं? क्या ये एकदम ये जो नोबेल पीस प्राइज वाला मामला है, ये एकदम ही इमर्ज किया है जब पहली बार, जब जिस तरह अभी बाकर कह रहे हैं कि हमने सुना कि वो स्टेट डिपार्टमेंट की या तर्जुमान थी, स्टेट डिपार्टमेंट की थी या व्हाइट हाउस की थी, उन्होंने कहा कि जी ये नहीं सर, इन्होंने व्हाइट हाउस की तर्जमान व्हाइट थी, व्हाइट हाउस, व्हाइट हाउस हाउस। एना व्हाइट हाउस की थी कैली व्हाइट हाउस। तो कि जी जी। पहली बार वो आए तो, लेकिन ऑब्वियसली एकदम तो नहीं हो सकता। तो क्या ये कुछ पक रहा था ये सारा मामला, या एवरीबडी वाज सरप्राइज्ड? बहुत बहुत शुक्रिया खास साहब फॉर हैविंग मी हियर। थोड़ा सा मैं आपको और पीछे लेके जाऊंगा। बाकर साहब ने जैसे रेफर किया अना कैली की स्टेटमेंट का, उससे थोड़ी सी पहले ना, तकरीबन 10 दिन पहले एक इवेंट हुआ था। वो था कि जो पाकिस्तान के क्रिप्टो एडवाइजर थे, बिलाल बिन साकिब, उनकी यूएस एडमिनिस्ट्रेशन से मुलाकात हुई थी, एंड दैट वाज द फर्स्ट ऑफ द हाईएस्ट लेवल इंटरेक्शन एट अ गवर्नमेंट लेवल of a Pakistani office holder or public office holder with the US administration, with the new US administration. उससे पहले हमने देखा एरिक मेयर आए थे, डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और एक्टिंग डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वो आए थे, उनकी मिनरल समिट पे आए, उनकी मुलाकातें हुई। लेकिन व्हाइट हाउस में जाकर एंगेज करना, ये बात जो मेरी इत्तला है, ये बात वहां से शुरू हुई कि ये इनफॉर्मल डिस्कशंस वहां से सबसे पहले शुरू हुए। और उसके बाद जब हमने देखा कि बिलाल बिन साकिब की मुलाकात हुई फील्ड मार्शल साहब से, और उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर से, और फिर प्राइम मिनिस्टर से भी उनकी मुलाकात हुई जब वो वापस आए। वेगस वो गए हुए थे क्रिप्टो काउंसिल की मीटिंग पे। उसके बाद ये मामला वहां से पकना शुरू हुए, और एक ग्राउंड जिसे कहते हैं ना, वो वहां से ले किया गया कि यार, हाउ अबाउट दिस इज अ थॉट इन एट द व्हाइट हाउस,
और क्या ही है कि हम अपनी बात को जवाब बना के इसको कर सकते हैं कि हम्म, उन्होंने अपनी एक खलिश शो कर दी, एक रंजिश शो कर दी कि यार ये तो नहीं मिलेगा, देखो इतना बड़ा इवेंट उसने करवा दिया, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, ही मीडिएटेड पीस एंड व्हाट नॉट, बट ही इज नॉट गोइंग टू गेट इट. So that thought was floated, and then the idea came informally into the system. Seconding what Bakr Saab said, this is not a very well thought out. आप यूएस एडमिनिस्ट्रेशन से या यूएस सिस्टम के साथ आप अपने आप को अलाइन करने की कोशिश नहीं कर रहे, आप ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के साथ अपने आप को अलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं. और यहाँ पे बहुत बड़ी डाइवर्जेंस आ जाती है, बिकॉज ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट द वन जो कि आपको कोalition सपोर्ट फंड के 9.3 बिलियन डॉलर्स आपको वापस करेंगे. 9.3 बिलियन डॉलर्स का फिगर ये मैं नहीं कहता, 2017 से ख्वाजा आसिफ साहब जो उस वक्त के डिफेंस मिनिस्टर थे और अभी भी बल्कि डिफेंस मिनिस्टर हैं, तब से ये फिगर वो इस्तेमाल करते आए हैं. जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने 2019 में पहली मर्तबा ट्वीट किया कि जी हमने we've given millions billions and billions of dollars to Pakistan and they've lied and deceived us, और फिर इमरान खान जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे, दोनों का एक रॉ ऑफ ट्वीट्स हुआ, और उसके 7 महीने बाद फिर प्राइम मिनिस्टर खान साहब गए टू द व्हाइट हाउस. तो you can try and get closer to the administration, but is the administration really going to be of help? Because they're just there for 4 years and they have their own internal issues to look after. Why is it not thought out? Primary reason कि appeasement जो हम करना चाह रहे हैं, खुदा ना खास्ता अगर ट्रम्प साहब अपेरेंटली जिस तरह से यूएस एसेट्स मूव हो रहे हैं ईरान की तरफ या मिडिल ईस्ट की तरफ, अगर 2 हफ्ते के अंदर ट्रम्प साहब डिसाइड कर लेते हैं कि they have to put to quote him कि जी putting boots on the ground would be the last resort or would be the last option, but अल्लाह ना करे अगर उस तरफ चली जाएं, तो आप खित्ते में एक और कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जा रहे हैं और फिर आप इस चीज को लेजिटिमाइज कर रहे हैं अपनी इस नॉमिनेशन के जरिए. मेरे ख्याल से इसको थोड़ा सा स्टेप बैक करना चाहिए था. फॉरेन ऑफिस की सतह के ऊपर एटलीस्ट द फॉरेन मिनिस्टर एंड द फॉरेन सेक्रेटरी, उस सतह के ऊपर तो डेफिनेटली कंसल्टेशन हुई प्राइम मिनिस्टर और स्टेक होल्डर्स की जानिब से. जो पिंडी इस्लामाबाद और अपारा की जो एक थॉट थी, वो शायद अगर वो नहीं भी रहती, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे प्राइम मिनिस्टर की जानिब से ये बात जो है इसको ओके किया गया, जिसके बाद एना केली ने कोट किया फील्ड मार्शल साहब को उनकी मीटिंग से पहले कि जी उनकी ये थॉट है कि उनको मिलना चाहिए. और फिर कल जो हमने गुज़िश्ता रात जो हमने देखी कि तो जो बकायदा फिर प्रेस रिलीज उन्होंने आई है उसी का एक शाखसान है. तो जी. इसमें बाकी अब ये तो चले, उसके बाद आया जो मीटिंग भी हुई है, ये जो मीटिंग हुई है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की और सदर डोनाल्ड ट्रंप की, दिस ऑल्सो केम एज अ बिग सरप्राइज. और वो पहली बार तब खबर ब्रेक हुई जब उनका जो मीटिंग का स्केड्यूल आता है उसमें वो सामने आया और एकदम वो खबर ब्रेक हुई कि जी ये तो मीटिंग हो रही है. और फिर उसके बाद ये भी रिपोर्टिंग हुई कि जी ये नॉर्मल जो तरीका होता है कि जी फॉरेन ऑफिस के थ्रू जो है ये मीटिंग्स रिक्वेस्ट की जाती हैं और वगैरह वगैरह, वो ऐसा नहीं हुआ. और ये इधर उधर से अनकन्वेंशनल फोरम्स को या एवेन्यूज को इस्तेमाल करते हुए ये मीटिंग हुई है. ऑब्वियसली इट्स अ ह्यूज थिंग, आप जिस तरह मर्जी उसको कहें, आप उसको उस नुक्ता नजर से देखें कि जी वो देखें सिविलियन लीडरशिप नहीं थी, प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, वो सारी बातें ठीक है, बट द वेरी फैक्ट कि यार पाकिस्तान का आर्मी चीफ डायरेक्टली न सिर्फ ये कि अमरीकी सदर से मिल रहा है बल्कि अमरीकी सदर उनको खाने में बुला रहा है, इट्स अ बिग थिंग. हाउ डिड दिस मटीरियल, हुआ कैसे, क्या सुना? आ, जो अभी तक इतलात आई हैं वो ये था कि इन्होंने अनकन्वेंशनल एक अप्रोच रखी, ना कि जो फॉर्मल तरीके हैं कि आप आपके एक तो फॉरेन ऑफिस और स्टेट डिपार्टमेंट के जरिए आपका एक चैनल होता है जिसके जरिए आप ये सारी रिक्वेस्ट मीटिंग वगैरह जो भी होती हैं या रवाबित होते हैं उनको जारी रखते हैं. लेकिन हमारी एक बड़ी लॉन्ग स्टैंडिंग डिफेंस कोऑपरेशन भी है. तो जो मेरी इतला है कि वो चैनल भी नहीं इस्तेमाल किया गया, बल्कि प्राइवेट इन्फ्लुएंसर्स, लॉबियस्ट, क्रिप्टो वाले, इनको इस्तेमाल करके किया गया. अच्छा, अब ये थोड़ा सा मेरी रेडिकल किस्म की एक थिंकिंग है कि व्हाई दे हैड टू अडॉप्ट दिस रेडिकल अप्रोच कि जी किसी तरह से मीटिंग सिक्योर की जाए. वो एक ब्रॉडर स्ट्रेटेजिक कंपल्शन, इंडिया के साथ कंपटीशन, जेडी वांस का जो एक उनका डेलीगेशन गया था उसका मिलना और पाकिस्तान को उस लेवल पे कोई मीटिंग नहीं मिलनी, वो तो एक बात की चीज है. कि जब ट्रंप आए तो उस वक्त जो पाकिस्तान में एक माहौल बनाया गया था उसमें एक सियासी पार्टी की तरफ से जिससे शो किया गया था कि बस ट्रंप आएगा तो सब कुछ बदल जाएगा, जो पाकिस्तान का अंदरूनी निजाम है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट पे जो आर्मी पे प्रेशर होगा, तो वो किसी तरह से हमारी आर्मी की थिंकिंग या उसकी साइकी में जाके बैठ गया है कि जी
ट्रम्प के साथ हमने चीजें रिजॉल्व करनी है समहाउ, और ट्रम्प ही है। और ये मैं कोई मतलब कोई इस तरह से कोई सुपरफिशियल किस्म का तजिया नहीं दे रहा हूँ। अगर आप उसके जब ट्रम्प की वोट टेकिंग के बाद की 2 फॉरेन ऑफिस की ब्रीफिंग्स उठा लें, मुसलसल इस बात पे इसरार किया गया उस वक्त के अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान में इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, दैट वुड नॉट बी एक्सेप्टेबल। अब सही एग्जैक्ट फ्रेजिंग मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, Anas has better memory, he would recall what the foreign office spokesman said, but something to that effect was said. So मैं मजाक से लोगों को कहा करता था कि चंद साल पहले खान साहब यही कहते थे कि इंटरफेरेंस जो है वो अलाउड नहीं है, आप दूसरी साइड वही चीज कह रही है। तो उन्होंने एक पॉइंट बना लिया कि किसी तरह से हमने ट्रम्प के साथ मिलना है। अच्छा, अब मिल लिया आपने, अब उसमें मैंने और अनस तकरीबन हमारा एग्रीमेंट ही था कि उसमें कोई लॉन्ग टर्म थिंकिंग नहीं है, क्योंकि मैं आज भी कन्विंस्ड हूँ फॉरेन ऑफिस वाला पब्लिकली कोई आके इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा स्पोक्समैन लेवल पे या कोई ऑफिशियल लेवल पे कि हमने कोई किरदार नहीं अदा किया इस मीटिंग में या डोनाल्ड ट्रम्प की नॉमिनेशन में, क्योंकि वो इट वुड अमाउंट टू एम्बैरेसिंग मिलिट्री लीडरशिप। तो यह कि ये चीज हमारे फॉरेन ऑफिस की तरफ से एटलीस्ट नहीं है। जिस तरह से अनकन्वेंशनल तरीके से या ट्रेडिशन ब्रेक करके प्रेसिडेंट का एक डायरेक्ट आर्मी चीफ के साथ मीटिंग कराना हुआ है, इसी तरह से ये वाला आपके जो रूटीन चैनल्स को भी बाईपास करके किया गया। और मेरे ख्याल में आपका फॉरेन ऑफिस पूरी तरह इन चीजों के साथ एग्रीमेंट में नहीं होगा जो कुछ हुआ है। अच्छा, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग जस्ट बात टू है ऐड, आई कि थिंक, सॉरी फार साहब, जस्ट टू ऐड, आई थिंक जी अलाइनमेंट बिल्कुल नहीं थी। मेरी बात, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है बाकर साहब कि अलाइनमेंट एट अ पॉलिसी लेवल नहीं थी, क्योंकि पैरेलल चैनल्स थे। और पैरेलल चैनल्स में अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली एक अप्रोच जो रही है कि इनको तो साइड करते हैं या सिविलियन ब्यूरोक्रेसी को साइड करते हैं बिकॉज वो शायद रोड़े अटकाएं या फिर इनका तो काम ऐसे निकल होना। तो वो कन्वेंशनल चैनल नहीं अडॉप्ट किए गए थे और वही अलाइनमेंट की वजह से नहीं अडॉप्ट किए गए थे। जस्ट टू ऐड टू व्हाट बास्टर साहब वाज सेइंग, यस, ये जो बातें जो जैसे रिपोर्ट हुई कि अनकन्वेंशनल मेथड जिसमें बिजनेसमैन का, लॉबिस्ट का, स्टीव विटकॉफ का, उनका उनका जो किरदार था वो तो था, लेकिन एक सर्विंग ऑफिसर हैं उनका भी बहुत बड़ा किरदार था, बिकॉज ही इज बीन ferrying back and forth of the intelligence agencies, and he had a very significant role as well to convey that thought. जो बात स्टेट डिपार्टमेंट की उन्होंने, मैं इस पे स्लाइटली से डिसएग्री इसलिए करूंगा क्योंकि मीटिंग के बारे में बता तो जरूर दिया गया था कि आप आ जाएं तो मीटिंग हो जाएगी, मीटिंग के स्पेसिफिक शायद नहीं, क्योंकि इसी यही वजह है कि सीनियर यूएस एम्बेसी स्टाफ जो है, इंक्लूडिंग जो उनके यहाँ पे नाज़िमुल उमूर और चार्ज थे, वो भी अमेरिका में मौजूद थे उस वक्त जब मीटिंग हो रही थी। तो कोई ना कहीं किसी लेवल पे इंडिकेशन एटलीस्ट उनके सिस्टम में जरूर थी, अगर हमारे सिस्टम में नहीं थी, कि कुछ ना कुछ इस तरह की हेडवे होगा सर। अच्छा, और अगर दूसरी बात ये है फाद साहब, क्योंकि जी इससे पहले कि आप दूसरे क्वेश्चन पे जाएं और वो चीजें टूट जाती हैं कि आ, अगर आर्मी चीफ, मैं समझता हूँ उनकी बार्गेनिंग पावर भी, अगर से वो बहुत पावरफुल है सिस्टम में, वो डिसाइड कर सकते हैं कोई भी मुल्क की जो ट्रेजेक्ट्री है वो डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन भी कॉग्निजेंट होगी इस चीज से कि जो क्रूशल इश्यूज हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं ना कि रिलेशनशिप में एक नई जहत लाना या नई सिमत तय करना, उसके लिए आर्मी चीफ के पास भी शायद उतनी मैनूवरिंग स्पेस ना हो। लेकिन फिर भी उन्होंने मीट किया, उन्होंने शो करना चाहते थे वो अपने आप को, अपने जो उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, कि ही इज ट्राइंग टू वाइडन अमेरिकन पॉलिसीज को ऑप्शंस इन दिस रीजन। सिर्फ वो इंडिया पे रिलाई नहीं कर रहे, जो अब एरोगेंटली बहुत ज्यादा ऑटोनोमस होने की कोशिश कर रहा था, वो अमेरिका की बात भी नहीं मान रहा था। तो उन्होंने अपना एक तरफ से अपनी ऑडियंस को भी ट्रम्प ने वहां पर मैसेज देने की कोशिश की है। सो अभी जो हम बात कर रहे थे ट्रम्प की मीटिंग की, आप दोनों ने अपने उसमें जो पर्सपेक्टिव था वो रखा। अब उसमें ऑब्वियसली आप दोनों के जवाबों में ये जिक्र भी हुआ कि फॉरेन ऑफिस का बीच में क्या रोल है और कहाँ पे किस तरीके से जो है ये बड़े फैसले हो रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ ऑब्वियसली फॉरेन ऑफिस इज अ क्रूशियल इंस्टीट्यूशन और इस सिस्टम में उसका एक बहुत वजन है। बल्कि मैं तो कहूंगा कि जब से डार साहब फॉरेन मिनिस्टर बने हैं तो मिनिस्ट्री का जो ओवरऑल एक फुटप्रिंट है, नॉट इन टर्म्स ऑफ कि उसका उसका जो मैंडेट है बढ़ गया,
उसकी जो आवाज है मुझे लगता है वो ज्यादा ऊंची हो गई है, क्योंकि डार साहब का खुद इस सिस्टम में एक बड़ा भारी भरकम रोल है। तो ये जो इस टाइम बड़े बड़े फैसले देखे ना, बड़े इवेंट हुए, पहले इंडिया पाकिस्तान जंग हो गई, फिर उसके बाद अब ये बीच में ट्रम्प के साथ मामला शुरू हो गए, फिर ये ईरान हो गया। तो फॉरेन पॉलिसी, नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज जो इतने बड़े बड़े हमारे हो रहे हैं, इसमें बाकी किस तरीके से हो रहा है ये? फॉरेन ऑफिस, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, डिसीजन मेकिंग, हाउ क्लोजली इज दिस सिस्टम वर्किंग? वो ख्वाजा आसिफ साहब ने तो कह दिया कि हाइब्रिड सिस्टम है और बड़ा अच्छा है। तो ये हाइब्रिडिटी जो है ये इस फॉरेन पॉलिसी डिसीजन मेकिंग में किस तरीके से चल रही है? सर मैं मतलब कोई किसी को एम्बेरस नहीं करना चाहता, और ना मेरा कोई इस तरह का वो है अपना, मेरी डिमेन्योर है कि मैं किसी को ना बुरा भला कहूँ। लोगों का होता है एक तरीका कहने का, लेकिन जो कुछ हार्श रियलिटी है मैं आपके सामने रखता हूँ कि एपरेंट है। बाकी आप कहेंगे एनालिसिस है, लेकिन एक हार्श रियलिटी आपके सामने रखता हूँ कि आपके फॉरेन मिनिस्टर साहब इज नॉट जस्ट द फॉरेन मिनिस्टर, इज ऑल्सो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। ही वेंट ऑन ए फॉरेन टीवी चैनल एंड सेड कि जी एनएसए की बराह रास्त बातचीत हो गई है। कितनी एम्बेरसिंग बात होगी कि एक स्टेट इंस्टीट्यूशन के स्पोक्समैन आके उनको काउंटर कर रहा है, वो कह रहा है कि नहीं जी डायरेक्ट बातचीत नहीं हुई थी, और नहीं हुई। सो आपको मतलब एक वैसे मैं बता रहा हूँ कि बताने के लिए कि सिर्फ या नाजरीन को बताने के लिए कि किस हद तक फॉरेन मिनिस्टर चीजों की लूप में है। सिर्फ बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई। जब सीज फायर हो गया तो पार्लियामेंट के फ्लोर पे उन्होंने जाके कहा कि जी सीज फायर की 18 जून एक्सपायरी डेट है, एक्सपायरिंग, इट नीड्स टू बी एक्सटेंडेड। इट वाज नॉट बीइंग एक्सटेंडेड, लेकिन इट वाज अंडर डिस्कशन, तो जब मामला डिस्कस हो रहे थे, लेकिन एग्जैक्ट एक्सपायरी डेट देना, और यहाँ तक कि मुझे उस वक्त फॉरेन ऑफिस के लोगों ने कहा कि नहीं, थिंग्स आर नॉट लाइक दैट। और वो इसलिए आपको एक आइडिया देता है, जैसे गिव्स यू ग्लिम्प्स कि हाउ वेल इज द फॉरेन मिनिस्टर क्लूड इनटू द डिसीजन मेकिंग ऑन फॉरेन पॉलिसी। दिस इज अनफॉर्चुनेट। और ये है कि हम, आपने खुद अपने इसमें जब आपने इंट्रो किया उसमें कहा कि बड़ा इसका लिमिटेड रोल रहा फॉरेन ऑफिस का, हमारी या हमारी सिविलियन गवर्नमेंट का फॉरेन पॉलिसी की एग्जीक्यूशन में या उसके ऑपरेशन में बिलाशुबा हो रहा है। और हमने ग्रेजुअली वो स्पेस सीट करते गए, मतलब ऑन पार्ट ऑफ सिविलियंस। लेकिन जो अब की दफा हम देख रहे हैं कि बिल्कुल ही वो इस सारे सिस्टम से मतलब किनारा कश होकर बैठे हुए हैं, फैसले कहीं और हो रहे हैं। सारी दुनिया में इंटेलिजेंस मिलिट्री इनपुट होती है, लेकिन सिविलियन उसकी ओनरशिप भी होती है और सिविलियन इनपुट भी बड़ा स्ट्रांग होता है। उसकी वजह से जरा बैलेंस डिसीजन होते हैं। फिर इस तरह के आपको डिसीजन नजर नहीं आएंगे, जैसा कि नोबेल पीस प्राइज की नॉमिनेशन, ठीक है, हम हमारी ख्वाहिश हो सकती है, हम उनके साथ तलकात बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन इतनी बिल्कुल मतलब इस तरह की जाके ना, इस तरह की फ्लैशी किस्म की मूव्स नहीं फिर की जाती, बड़ी गहराई के साथ की जाती है। बड़े कम मैंने फॉरेन सेक्रेटरीज, मतलब आई स्टार्टेड कवरिंग फॉरेन ऑफिस उस वक्त सलमान बशीर साहब थे, उनके साथ मैंने बहुत कम फॉरेन सेक्रेटरीज देखे हैं कि वो अपने आप को असर्ट करते हैं। यहाँ पे लोग ये करते हैं कि अपनी नौकरी चलाने के लिए यस बॉस करके क्या कहते हैं, ठीक है जी हम एक तो सिविलियन लीडरशिप स्पेस कंसीड करना चाहती है, तो जो हमारी जो फॉरेन पॉलिसी की ब्यूरोक्रेसी है वो भी कोई अपने आप को असर्ट नहीं करती, कहती है अच्छा ठीक है ये कह दिएगा तो ये कर दे। तो यहाँ पर मेरे ख्याल में यहाँ पे बहुत सख्त जरूरत है, एंड आई हैव रिटन अबाउट दिस कि जी इसको स्पेस को रिक्लेम करने की जरूरत है, एंड दैट्स गुड फॉर द गुड ऑफ द कंट्री। किसी इदारे को नीचे नहीं लगाने की बात हो रही, किसी की बड़ाई की बात नहीं हो रही, लेकिन दुनिया भर में इस स्ट्रक्चर्स इस तरह से शेप किए जाते हैं कि जहां पर ट्रेन डिप्लोमेट ही आके आपके लिए बेहतर फैसले कर सकता है। सेकेंडिंग व्हाट बाकिर साहब सेड कि हमारे यहाँ ना एज एन इंस्टीट्यूशन फॉरेन ऑफिस ने अपनी स्पेस ना सीज की है, और वो जो नौकरी चलाने वाला कॉन्सेप्ट है वो ही नजर आ रहा है। मैं 2018 से एक्टिव रिपोर्टिंग इस्लामाबाद में आके, उससे पहले कराची से ओवरलुक करता था। अब 2018 से आप इस गवर्नमेंट में आके देखें या इस फॉरेन सेक्रेटरी में आके देखें, कहीं भी आपको फॉरेन सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर के साथ चलते हुए नजर नहीं आएंगे, विच इज वेरी ऑड एंड वेरी स्ट्रेंज। आप नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग देख लें, जो वो मीटिंग जिसके अंदर हमने सिवियर टाइज विद इंडिया, और वो उस मीटिंग के अंदर जो विजुअल जो ऑफिशियली रिलीज किए गए उसमें आपको फॉरेन सेक्रेटरी नजर नहीं आएंगे, लेकिन फॉरेन सेक्रेटरी वाज आस्क्ड टू ब्रीफ द डिप्लोमेट्स। दिस डिवाइड, ये जो डिवाइड है ना, व्हेन यू आर नॉट इन द रूम एंड यू आर आस्क्ड, योर the expectation is that you will be able to deliver what has been spoken in the room. That is very unrealistic.
दैट इज नंबर वन। नंबर टू, जो सी स्पेस करने वाली बात अगेन बाकर साहब ने बात की, वो सिस्टमैटिक डिक्लाइन, सिस्टमैटिक डिक्लाइन इन द सेंस के जैसे आपने फासिल साहब आपने शुरू में कहा कि ये बहुत एम्पावर्ड फॉरेन मिनिस्टर है, मैं आपकी बात से अग्री येट हम्बली डिसएग्री करूंगा। मेरे ख्याल से जो अब तक पिछले मैंने 5 फॉरेन मिनिस्टर्स देख लिए हैं, 7 फॉरेन मिनिस्टर्स देख लिए हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम नवाज शरीफ एंड सरताज अजीज देन ऑनवर्ड्स, तो ख्वाजा आसिफ, खुर्रम दस्तगीर, शाह महमूद कुरैशी, जलील अब्बास जिलानी, बिलावल भुट्टो जरदारी, एंड नाउ the incumbent foreign minister इसहाक डार साहब। मेरे ख्याल से सबसे empowered foreign minister जो थे ना, वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब थे। वो उनकी एक ओवरसाइट भी थी, उनका एक आई मीन ही वाज इन टनल विजन दैट वे, लेट्स जस्ट पुट इट दिस वे। और उसकी एक एग्जांपल भी मैं आपको कोट कर देता हूँ कि जब एससीओ में इंडिया जाने का डिसीजन था, तो दैट वाज सोनली हिज डिसीजन। अच्छा भी उनका था, बुरा भी उनका था। ही टुक द लीड। आप लीड इनिशिएटिव लेने की बात होती है, और जब आप लीड लेते हैं तो फिर आप उसके ऊपर डिलीवर भी करते हैं या डिलीवर करना चाहते हैं। मेरे ख्याल से वो लीड की जो इंटेंट है ना, वो खत्म हो गई है। एट द सेम टाइम मैंने डार साहब को भी फॉरेन विजिट्स के ऊपर अभी उनके फॉरेन मिनिस्टर बनने के बाद कवर किया है। मेरे ख्याल से पिछले 2-2.5 महीने में अप्रैल ऑनवर्ड्स फॉरेन मिनिस्टर का या इसहाक डार का ट्रांजिशन देखा है मैंने, एटलीस्ट ऑन अ पर्सनल नोट, बहुत क्लोजली, फ्रॉम बीइंग द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान टू द फॉरेन मिनिस्टर। जब डिस्पाइट द फैक्ट कि वो फॉरेन मिनिस्टर ऑफिशियली थे, उन वो हर जगह कहीं ना कहीं 2017 जब मैंने फाइनेंस मिनिस्टर था तो हमारी हुकूमत थी, 2017 के बाद भी आपकी हुकूमत है, पीडीएम-1 भी आप लोग ने चलाई, वो मेरे ख्याल से वो अपनी मेमोरी से इसको एक्सपंज कर देते थे। तो ये मेरे पोस्ट में माइंस एंड मिनरल समिट, जो हंगेरियन फॉरेन मिनिस्टर का विजिट हुआ, फिर जो एंगेजमेंट्स हुए, फिर पोस्ट पहलगाम, उसमें उन्होंने अपने आप को सक्सेसफुली ट्रांजिशन कर लिया है। बट एट द सेम टाइम द ग्रेटर द डीपर अंडरस्टैंडिंग वो आपको ट्रेन डिप्लोमैट्स के जरिए है कि यू कांट, दिस कैन नॉट बी अ वन मैन शो। और जब तक आप अपने फॉरेन सेक्रेटरी को उस तरह से एम्पावर नहीं करेंगे कि आप इनिशिएटिव लें, आप लीड लें और फिर आप ही डिलीवर करें। आप पिछले फॉरेन सेक्रेटरी को, बाकर साहब इज हियर, सारिस सज्जाद साहब वुड बी विद सीन विद द प्राइम मिनिस्टर, असद मजीद खान वुड बी सीन विद द प्राइम मिनिस्टर, जौहर सलीम साहब डिस्पाइट द फैक्ट कि वो इंटरिम पीरियड के लिए 3 महीने के लिए आए थे, ही वुड बी सीन विद द प्राइम मिनिस्टर। उससे पहले आई मीन आई कैन नेम यू सोहेल महमूद साहब, तमीना जानजुआ साहिबा, you can name and the list goes on and on. Where is the incumbent foreign secretary with the prime minister? Nowhere. So जब तक आप वो इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप नहीं देंगे ना दोनों साइडों से, फ्रॉम द मिनिस्टर्स एंड एंड फ्रॉम द इंस्टीट्यूशंस एंड फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर्स एंड, यार ये मेरी फॉरेन सेक्रेटरी है, ये मेरा फॉरेन सेक्रेटरी है और ये फॉरेन पॉलिसी चलाने का या डिवाइस करने का इदारा है, अगर मैं इनकी प्राइमरी इनपुट नहीं लूंगा तो फिर किसी चीजें मेरे ख्याल से इसी तरह से हंकी डोरी स्टाइल में चलती रहेंगी, जहां पे आप बिल्कुल इम्प्रॉम्प्टू से इल थॉट आउट डिसीजंस जस्ट लाइक द नोबेल पीस प्राइज डिसीजन आप करते रहेंगे। और ये क्यों हो रहा है? अच्छा, एक चीज मैं अगर वो नजर नहीं आ एक रही, चीज ऐड कर दूं। मैं फाद एक साहब, इससे एक चीज फॉलोअप मैं क्वेश्चन पूछ लूं, एक फॉलोअप क्वेश्चन फिर आता हूँ बागर। अच्छा ये ठीक। क्यों हो रहा है? ये नहीं है जो आप कह रहे हैं कि वो नजर नहीं आ रही फॉरेन सेक्रेटरी कहीं भी प्राइम मिनिस्टर के साथ, या उनकी विजिबिलिटी वो नहीं है, क्यों नहीं है, वाई? मेरे ख्याल से देयर इज एन इंटरनल डिक्लाइन ऑफ द चैनल ऑफ कम्युनिकेशन जो है, वो इंटरनली डिक्लाइन हो गया है, जहां पे वही बात आ जाती है सीजर ऑफ स्पेस, दूसरे इदारे की जानिब से या दूसरे इंस्टीट्यूशंस की जानिब से, स्टेट इंस्टीट्यूशंस की जानिब से अपने आप को ज्यादा सर्ट किया जाता है इस हाइब्रिड मॉडल के अंदर, जहां पे सिविलियन ब्यूरोक्रेसी की जो स्पेस है शायद उनको उस तरह से वैल्यू नहीं दी जाती जो उनकी जगह बनती है, उनकी ओपिनियन उस तरह से उसको वे नहीं किया जाता। ये मेरा टेक है। जी बात। जी, मैं उसमें जो ये चीज बल्कि इसके साथ जुड़ी जाती है कि एक इंस्टेंस जो अभी हमारे सामने आया, जब पहलगाम का अटैक हुआ अगस्त 22 को, तकरीबन 24 घंटे बाद फॉरेन ऑफिस का उस पर रिएक्शन आया था। और एक बुनियादी वजह जो शुरू में, मतलब अगर से दुनिया इंडिया के साथ इतनी अलाइंड नजर नहीं आई, लेकिन एक दुनिया में एक कंसर्न नजर आई थी कि पाकिस्तान ने उसको कंडेम नहीं किया। अच्छा, ये मेरा अपना पर्सनल जो इंफॉर्मेशन है, ओके, यहाँ से जिस तरह से ये सारी चीजें शेप अप हुई, इतना ज्यादा टाइम इसलिए लग गया कि फॉरेन ऑफिस ने अपना इनपुट दे दिया, प्राइम मिनिस्टर टर्की में बैठे हैं, फैसले करने वाले बिल्कुल यहाँ से चंद किलोमीटर दूर फॉरेन ऑफिस से बैठे थे। तो यहाँ से मैसेज पहले टर्की गया, टर्की से वो बात वहां हुई, वहां से फिर फॉरेन ऑफिस आते जाते हुए 24 घंटे से ज्यादा लगे। और उसके बाद फिर आपने देखा कि आपने अमेरिका की भी पोजीशन, मतलब स्टेटमेंट्स देखी होंगी कि पाकिस्तान ने कंडेम नहीं किया इस अटैक को। दुनिया भर के मतलब जो कमेंटेटर्स थे वो ये कह रहे थे। और जो फिर हौच पौच की स्टेटमेंट आई, वो उसने इट एडेड टू पाकिस्तान एम्बेरसमेंट, अगर से बाद में इवॉल्व हो गई और बाद में आर्मी ने भी कंडेम कर दिया, फॉरेन ऑफिस ने भी, डार साहब ने भी, सबने, इवेंचुअली एवरीबॉडी कंडेम्स टेररिज्म।
लेकिन इस सारी में ना जिसे कहते हैं ना, टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। लेकिन यहाँ पे असल में जो कुक, मेन कुक है, उसको भी मेरा ख्याल में कड़ी पकाना नहीं आती, तो वो उसमें काफी ज्यादा गड़बड़ हो जाती है, जो फॉरेन ऑफिस को आप बिल्कुल साइड लाइन कर देते हैं। लेकिन आप उसको चले, ये बात आपने बिल्कुल कर ली, और ये तो हमेशा से ये आज की पहली बार तो ये हो नहीं रहा अनस के, ये फॉरेन ऑफिस और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान या पिंडी के दरमियान जो ये एक यानी उसको आप रस्सा कशी कह लें या स्पेस के लिए आप जो भी आपका हल्का सा एक एल्बोइंग हो रही है, वो तो बहुत अरसे से चल रही है। मतलब मुझे जब से मैंने जर्नलिज्म स्टार्ट किया तब से ये इट्स अ कांस्टेंट फीचर ऑफ पाकिस्तान गवर्नेंस। बट लेट मी फ्रेम इट इन डिफरेंट वे। आप दोनों ने कहा कि जी ये बहुत ज्यादा उनको स्पेस जो है देनी पड़ रही है या उनसे ली जा रही है। फैक्ट इज दैट जनरली एक परसेप्शन ये है, अगेन रिसेंट टाइम्स में, और अगर आप इंडियन इंडियन कमेंटेटर्स को सुने, उनके एनालिस्ट को सुने, तो वो भी इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पिछले कुछ अरसे से इट इज पेइंग डिविडेंड्स। पाकिस्तान अच्छे तरीके से अपनी खारजा पॉलिसी को लेके चल रहा है, चाहे वो चीन और अमेरिका को बैलेंस करना है, चाहे जो इंडिया के साथ पोस्ट इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट के साथ जिस तरह हमने अपनी डिप्लोमेटिक आउटरीच को मैनेज किया है, जो अमेरिका से अब ये मीटिंग हुई। सो ओवरऑल डिस्पाइट ऑल द इश्यूज दैट यू आर पॉइंटिंग आउट, द फैक्ट इज दैट द वर्ल्ड इज एक्नॉलेजिंग टू अ लार्ज एक्सटेंट कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी इस वक्त बहुत अच्छी चल रही है। तो फिर क्रेडिट जो है should also be divided with all the people who are involved one way or the other। क्यों अनस? नहीं, क्रेडिट देखें, क्रेडिट यही मसला है कि क्रेडिट जिनका होना चाहिए उनका नहीं है। दूसरी साइड क्रेडिट ले जाती है कि जी हमने कॉल या हमने ये चीज अरेंज कर दी। समटाइम्स नॉट नोइंग एवरीथिंग इज ऑल्सो अ ब्लिस, एंड समटाइम्स हैविंग नो प्लान, द प्लान इज दैट देयर इज नो प्लान इज ऑल्सो अ ब्लिस। मेरे ख्याल से how things shaped up, especially in context of the post पहलगाम सिनेरियो, या आप थोड़ा सा पीछे चले जाए पिछले साल की जब पाकिस्तान ईरान की स्कर्मिश हुई थी, एंड जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट ने फॉरेन ऑफिस को एक चीज बड़ी क्लैरिटी में कही थी उस वक्त भी, जब मीटिंग हुई थी रात को 2 बजे के करीब, तो उन्होंने कहा था जो आपने जो करना है आप अपना काम करेंगे, हमने जो करना है हम अपना काम करेंगे। और थोड़ा सा मैं इसलिए आपको पीछे लेके जा रहा हूँ क्योंकि फिर पाकिस्तान ने क्लासिकल प्लेबुक में अपने एम्बेसडर को थोड़े अरसे के लिए कंसल्टेशंस के लिए बुला लिया था, और फिर अगले दिन ही हमने, एंड द गुड थिंग और द वेरी गुड थिंग रादर वाज के यू हैड सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स डीलिंग ऑन द सिचुएशन। रहीम हयात कुरैशी अब हमारे एम्बेसडर हैं ईयू के अंदर और लग्जमबर्ग में। उससे पहले वो ईरान में एम्बेसडर थे, उससे पहले वो कोरिया में। ही एंजॉयड अ सर्टेन अमाउंट एंड ही वाज द एडिशनल सेक्रेटरी वेस्ट एशिया, अफगानिस्तान, ईरान एंड टर्की भी वही डील कर रहे थे। सो यू नो व्हेन यू हैव सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स डीलिंग विद द सिचुएशन, जब आप उनको वो स्पेस देते हैं या आप उनमें कन्फाइड करते हैं, तो फिर डिलीवरेबल्स के ऊपर आपको नजर भी आता है। यही बात है कि जब आप सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स को, कल की एग्जांपल लेने, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई, पाकिस्तान ने अनएम्बिगुअस स्टैंड लिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग के अंदर, जो ईरान ने की रिक्वेस्ट पे पाकिस्तान ने उसको बैक किया। जब आप सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स को पेनिट्रेट चलने नहीं देंगे, तो फिर आपकी यही वही बात है कि हैंगिंग समवेयर इन द मिडिल, या फिर जहाँ पे क्लैरिटी नहीं होगी। जैसे पहलगाम के बाद जो हमने स्टेटमेंट दिया, पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिलेमा ये था कि ये अगर कंडेम करता है तो पाकिस्तान वुड बी सीन एज अबैंडनिंग द कश्मीर कॉज, जो अब कोर प्रिंसिपल है हमारी फॉरेन पॉलिसी का। और अगर कंडेम नहीं करता है तो फिर आलमी बरादरी कहेगी, तू तू करेगी। फिर बाद में हमने उसको देखा कि जी मनूवरिंग की गई और इस तरह से इस तरह 2019 में भी जब बालाकोट हुआ था, तो रात को 12 बजे के करीब ट्वीट पुट आउट किया था, अभी भी सुबह 8 बजे के करीब ट्वीट पुट आउट किया गया। लेकिन जो डिस्कनेक्ट है ना फवाद साहब, वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और दिन ब दिन बढ़ता इसलिए जा रहा है कि अगेन इफ यू डू नॉट वांट टू गिव हीड टू द पीपल हु आर सपोज टू बी सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स, देन मैं लाख किसी और से, किसी कंसल्टेंट से वो काम करवाने की कोशिश करूं, वो काम एग्जीक्यूट उस तरह से नहीं कर पाएगा जिस तरह से अभी करवाने की कोशिश की जा रही है। नहीं, फासद थोड़ा सा मैं इसमें अगर ऐड कर दूं, जी वो ये है कि पाकिस्तान इस वक्त जो है वो बेनिफिशियरी है सिचुएशन का। इंडिया, मतलब अगर हम सिर्फ अगर अपनी वो जो आपने इंडियन कमेंटेटर्स की बात की, क्योंकि वो अपने पर्सपेक्टिव से कह रहे हैं कि दे सी पाकिस्तान फेयरिंग बेटर देन इंडिया बिकॉज इंडिया स्टिल स्मार्टिंग फ्रॉम द बीटिंग दैट इट गॉट लास्ट मंथ, तो वो बिल्कुल एक अपने एक फिक्स एंगल से बात करते हैं। तो हम भी उसी एंगल से अगर देख के करें
तो इंडिया के मसाइल सिर्फ वो पाकिस्तान के साथ जो उनका हुआ स्कर्मिश हुई या उससे लीड अप में जो चीजें उससे नहीं है। जो दुनिया का अप्रोच डेवलप हुई इस दफा, आपने देखा इट वाज वेरी डिफरेंट अप्रोच फ्रॉम हाउ दे वुड ट्रीट अस अर्लियर। कि पहले दिन ही लेक्चरिंग शुरू कर देते थे कि जी आपने टेररिज्म को एड्रेस करना है, ये करना है, इंडिया का राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस है। इस दफा इंडिया ने राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस की एक्नॉलेजमेंट खुद मैन्युफैक्चर की। और हेगसेट के साथ इनकी बातचीत हुई, उनके राजनाथ सिंह की, अगरचे हेगसेट की स्टेटमेंट में कुछ भी उससे नहीं था, इन्होंने प्रेस रिलीज इशू कर दी कि हेगसेट ने राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस मान लिया, जो पहले दे हैड गॉट यूज्ड टू दैट। इस दफा उनको नहीं हुई। हम अब मतलब जो दुनिया का बदलता हुआ रवैया है इंडिया की तरफ, फॉर नंबर ऑफ रीजन, वो आप सिखों के कत्ल की बात करें या फिर आप उनका एरोगेंस की बात करें, वेस्ट की कि वो उससे नाला होता जा रहा है, उनकी जो मैंने कहा एरोगेंस, ऑटोनॉमी जो पे एम्फेसिस बहुत ज्यादा, बहुत सी चीजें, तो उसकी वजह से हमें बेनिफिट हो रहा है एंड वी आर ट्राइंग टू कैश इन ऑन दैट बेनिफिट। और ये बेनिफिट ज्यादा लॉन्ग टर्म नहीं है, मैं आपको ये बता रहा हूँ। अगर हमने ट्रम्प को आज खुश कर लिया ना, तो हमें नहीं पता कि 2 महीने बाद ट्रम्प रिवर्ट कर जाए अपनी उसी पोजीशन पे। और ट्रम्प में वो टेम्परामेंट नहीं है कि आज अगर उसने हमें शाबाश कही है तो वो आगे कंटिन्यू भी करेगा। आप एलॉन मस्क के साथ होने वाली सूरत हाल देख रहे हो, उससे पहले उसने अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स के साथ क्या सूरत हाल की, वो उसे 4-5 महीने से ज्यादा तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर चलता नहीं है। तो उसका एक ऐसा मिजाज है, वो अभी उसने ये देखा कि उसको ट्रम्प को या ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को इंडियन गवर्नमेंट ने बार बार बिलेटरल किया कि सीज फायर नहीं इन्होंने करवाया, नहीं किया है, क्योंकि उनकी फॉरेन पॉलिसी रेड लाइन है कि वो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं मान सकते। तो इस वजह से वो उन्होंने आके तंग आके अब आके वो ज्यादा वांट टू सी इन क्लोजर टू इस्लामाबाद पोजीशन। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ट्रम्प ने और सऊदी अरेबिया ने रोल प्ले किया था। अब उसकी एक ऑब्वियस सी जो मतलब इंस्टेंस है, ऑल्दो वी आर डाइवर्जिंग फ्रॉम द मेन टॉपिक, कि उस वक्त ट्रम्प ने सबसे पहले, मतलब दोपहर से सुन रहे थे सीज फायर हो रहा है हो रहा है हो रहा है, लेकिन द अनाउंसमेंट केम फ्रॉम ट्रम्प। अगर आपने ट्रम्प को ये अलाउ किया, बोथ साइड्स मस्ट हैव अलाउड ट्रम्प टू मेक द अनाउंसमेंट। ये हो नहीं सकता कि मैं और आप सुलह कर रहे हैं, हम दोनों, आप खुद भी कर सकते हैं अनस पे छोड़ने की बजाय। और दूसरी बात है, अगर अनस वो बहुत शौक हो रहा है ट्वीट मारने का, तो चले वो हमारी खबर लीक भी कर सकता है, तो उसको फौरन हम फॉलो अप नहीं करेंगे। यस वी हैव एग्रीड टू सीज फायर, और आप ट्रम्प को भी थैंक कर रहे हैं, जेडी वांस को भी थैंक कर रहे हैं, एंड नॉट फ्रॉम अच्छा, इस्लामाबाद, इसमें फ्रॉम एक दिल्ली एज डिफरेंट वेल। टेक है। इसमें एक डिफरेंट टेक है बाकिर भाई, इसमें डिफरेंट टेक फ्रॉम पीपल हु बीन इन्वॉल्व बोथ इस्लामाबाद में और इस्लामाबाद से थोड़े से किलोमीटर आगे भी। उसमें जो सेक्रेटरी रूबियो की कॉल हुई इसाक डार साहब के साथ, और उसके बाद जो फिर फॉलो अप कॉल्स जो वर्किंग लेवल की कॉल चल रही थी, उसमें 3 मरतबा कम से कम कहा जाता है कि जी सीज फायर के ऊपर अग्री किया गया, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। पहले सुबह 11 बजे का वक्त तय हुआ, फिर दोपहर 1 बजे का वक्त तय हुआ, फिर दोपहर 3 बजे का वक्त तय हुआ, और फिर इवेंचुअली जो हार्ड लाइन ड्रॉ की गई वो अमेरिका की जानिब से ड्रॉ की गई, हैविंग स्पोकन टू पीपल फ्रॉम इन डीसी, कि जी 4 बजे की हार्ड डेडलाइन हमने ड्रॉ करके दी कि अगर नहीं करोगे तो फिर हम काउंटर मेजर्स की तरफ जाएंगे। और 11 से 3 बजे के दरमियान भी वो इसीलिए बार बार आगे चल रही थी कि लॉइटरिंग म्यूनिशंस दोनों तरफ से इन दी एयर था। सो दैट वाज जो 4 बजे की हार्ड डेडलाइन उन्होंने सेट की, तो उसके बाद फिर 4:30 बजे का टाइम अग्री किया गया दोनों जानिब से। अगेन पहल हमारी तरफ से नहीं की गई, वो बड़ी क्लियर है, स्टेट स्पोक्स पर्सन ने DGSPR ने बताया गया, उन्होंने सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बताया। लेकिन फॉर ट्रम्प टू क्लेम क्रेडिट फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव वाज कि यार हमने एक डेडलाइन सेट की, ठीक है, हमारी डेडलाइन सेट करने के बाद इन्होंने हमें बताया कि ठीक है जी 4:30 बजे अग्री करके। दैट इज वाई, देन वाई शुड बट आई आई एम गिव सेइंग देम कि द उनकी लेवरेज? इन्वॉल्वमेंट थी, उनकी इन्वॉल्वमेंट थी, और उनको बार बार डिमीन किया जा रहा है मोदी की तरफ से, उसके मिनिस्टर्स की तरफ से। वो चीज इस वक्त वॉशिंगटन को पसंद नहीं आ रही, ट्रम्प को पसंद नहीं आ रही। और हम ओवरऑल, ये दिस वन इंस्टेंस, लेकिन और चीजें जो हो रही थी इंडियन फॉरेन पॉलिसी के पर्सपेक्टिव से, वो भी चीजें वेस्ट को हजम नहीं हो रही थी। तो हम उसके जरा इस वक्त बेनिफिशियरी हो रहे हैं, और हम अगर बगले बजाना शुरू कर दें तो हम, मतलब ये है कि हमारी एक नालायकी से ज्यादा बढ़ के नहीं होगी, हमारी जो बेसिक्स है अभी तक वो दुरुस्त नहीं हुई। दैट्स व्हाट आई वुड से। ठीक है। देखिए, ये जो नुक्ता आप दोनों उठा रहे हैं, इट्स अ वैलिड पॉइंट, बट मैं उसको इस तरीके से आपके सामने रख रहा हूँ कि जो भी हमारी इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं, और वो हैं, पहली बार तो नहीं है,
लेकिन अगर उन इंटरनल प्रॉब्लम्स की वजह से जो हमारा अल्टीमेटली जो एक्सटर्नल इम्पैक्ट हो रहा है ऑन पॉलिसी अगर वो पॉजिटिव है, सो क्लियरली वी आर डूइंग समथिंग राइट, वाइल एक्नॉलेजिंग के बहुत सारा खराब भी है। अच्छा, अब उससे जुड़ा हुआ दूसरा पॉइंट है, बाकी जो भी आपने भी कहा कि अगर इस वक्त जो है वो हमें हर तरीके से फायदा नजर आ रहा है अपना, तो ये फ्लीटिंग भी हो सकता है, आज है कल नहीं है। फेयर, आई थिंक दैट्स अ वैलिड पॉइंट। और ये अज्यूम करना कि जी ट्रम्प आज जो है उन्होंने हमें सर पे बिठाया हुआ है, तो कल वहां से कोई जबरदस्त ऐसी ट्वीट नहीं आएगी कि सबको सत्यानाश करके फिर जाएगा, ये भी हो सकता है। सो लार्जर पॉइंट विच आई अंडरस्टैंड इज के हमारी जो भी फॉरेन पॉलिसी है, नेशनल सिक्योरिटी मामलात पे जो हमारा एक एक्सटर्नल थ्रस्ट है इस वक्त, वो अगर इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं होता तो ये एक फ्लीटिंग सी चीज रहेगी कि मोमेंट आया, हो गया, पास हो गया, एंड देन जब बुरा वक्त आया तो बैक टू जीरो। सो जस्ट टू पुट इट इन वेरी सिंपल टर्म्स, अनस, एंड आई लाइक योर फीडबैक ऑन दैट, कि जो हमारी इंटरनल डायनामिक्स हैं, जिस तरीके से हमारी फॉरेन पॉलिसी बन रही है, उसमें अभी आपने फॉरेन ऑफिस का रोल कहा, पिंडी का रोल कहा, कभी स्पेस कम हो गई, कभी ज्यादा हो गई, लेकिन ये जो बैक टू बैक क्राइसिस आए हैं, इसने क्या ये शो कर दिया है कि रिगार्डलेस ऑफ द इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस जिनकी हम बात कर रहे हैं, जब प्रेशर आता है तो हमारे सिस्टम ने डिलीवर किया है, चाहे वो प्रोफेशनल डिप्लोमैट्स हो, चाहे वो हमारी प्रोफेशनल इंटेलिजेंस के लोग हो, या चाहे वो आपकी मिलिट्री हाई कमांड हो, प्रेशर टाइम में समहाउ दे बीन एबल टू डिलीवर। यानी ये पाकिस्तानी क्रिकेट टीम तो नहीं है कि एकदम वैसे वैसे नहीं काम चल रहा, लेकिन जब सख्त वक्त आया तो कहीं से डिलीवर कर जाते हैं। क्या ये वो चक्कर है, या वाकई में कुछ इंस्टीट्यूशनलाइजेशन में कुछ फर्क पड़ रहा है? सर आई थिंक इसमें ना इसके दो पर्सपेक्टिव्स हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ डार्ट और स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, पाकिस्तानी डिप्लोमैट्स आर या सिस्टम जो आपका है ना, वो सिस्टम डिजाइन हुआ हुआ, सिस्टम चल नहीं पा रहा है। ऐसा नहीं है कि सिस्टम चलना नहीं चाहता है। मैं व्हेन आई से द वर्ड सिस्टम, दैट मींस सिविलियन ब्यूरोक्रेसी एंड द मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी बोथ। सिस्टम के कुछ कॉन्टोर सेट हैं, रूल्स ऑफ द गेम्स बिल्कुल सेट हैं, आप उसके साथ किस तरह एंगेज करते हैं वो वैरी करता है। जब मुशर्रफ साहब आते थे तो वो फॉरेन सेक्रेटरीज वर्ड वुड बी द लास्ट वर्ड इन। लेकिन अगेन आपकी फॉरेन सर्विस जो है एक बड़ी छोटी सी सर्विस है, 510 लोगों की सर्विस है, जिसमें से टोटल 130 से 40 अफसरान एट ए टाइम पाकिस्तान से बाहर होते हैं। ये 140 150 लोग जो पाकिस्तान से बाहर होते हैं, ये बड़े पॉलिश्ड किस्म के लोग आते हैं। दे कम थ्रू दैट रन ऑफ द मिल वेयर they know how to deliver despite of those constraint of resources. It's just that they have to be empowered and they have to be trusted. When that is not happening in normal circumstances, आज और कल के, अगर आज हम नॉर्मल सी टाइम में बैठे हुए हैं, आप किसी को कि यार वो तो जूनियर डिप्लोमेट, उसकी क्या सुनेंगे, वो तो सेकंड सेक्रेटरी है, वो तो इंटेलिजेंस का मैयार जो है वो रैंक से नहीं होना चाहिए फॉर्चुनेटली। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में वे ओपिनियन को वे हम उसके रैंक के जरिए करते हैं। अनफॉर्चुनेट बात है ये काफी ज्यादा। लेकिन जब व्हेन पुश कम्स टू शव, आपका सिस्टम इसीलिए डिलीवर करता है बिकॉज ऑल ऑफ द फंक्शनरीज, दोज हु हैव बीन वर्किंग इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, दे ऑल कम टुगेदर टू डू देयर ओन पार्ट ऑफ द जॉब, to each their own basically, and that's how when they come together they end up delivering, which is a very good thing. We've seen that in the recent crisis, we've seen that even now in the Iran crisis. अभी आज OIC की मीटिंग चल रही है, अब्बास अराची इज सीटेड राइट नेक्स्ट टू इसहाक डार। कल मेरे ख्याल से अभी थोड़ी देर बाद आज उनकी मुलाकात हो जानी चाहिए। सो व्हेन द सिस्टम इज अलाउड टू फंक्शन, the system will deliver. हम आपको शायद ऐसा लग रहा हो कि चूंकि फॉरेन ऑफिस कवर करते हैं, वी आर टू मच बायस्ड टुवर्ड्स द फॉरेन ऑफिस, और लकीली और अनलकीली आई कवर बोथ साइड्स। एंड नहीं, वो ये है कि लकीली और अनलकीली आई कवर बोथ साइड्स एंड आई हैव फाउंड गुड पीपल ऑन द अदर साइड एज वेल। मैंने आईएसआई को चाहे आप जो मर्जी से कहें, उनके अंदर भी बहुत ब्राइट ऑफिसर्स मौजूद हैं। जो मैं और अनस कहने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि जिसका काम है उसको लीड करने दें। आप सिस्टम से ना आर्मी को अलग कर सकते हैं, ना इंटेलिजेंस को अलग कर सकते हैं। कहें कि फॉरेन ऑफिस ने ही ये सब कुछ तय करना है, उसको भी इनपुट चाहिए, उसको आपकी मिलिट्री से इनपुट चाहिए, उससे इंटेलिजेंस से चाहिए, उसको अपनी जो सिस्टम के अंदर से इनपुट आ रही है। लेकिन फाइनल से किसकी होनी चाहिए, वो उसमें हमारे दोनों की मेरे ख्याल में मुतफिका रही है कि फॉरेन ऑफिस शुड बी इन द लीड।
क्योंकि दे हैव बीन ट्रेन्ड फॉर दिस पर्पस, दे हैव बीन दे हैव बीन पुट इन प्लेस और दे हैव बीन हायर्ड फॉर दिस पर्पस। ठेकेदारों का मतलब अपने तय जो उनकी दानिश में समझ आता है उनको बताना चाहिए। बहुत अच्छे लोग वहां पर भी मौजूद है और मैंने उनकी विजडम से बहुत फायदा भी उठाया कि बहुत से इश्यूज के ऊपर उन्होंने बड़ी क्लैरिटी के साथ चीजें एक्सप्लेन की। लेकिन यह है कि जिसको काम करना है उसको काम करने दिया जाए। नहीं देखिए, आपकी बात तो बिल्कुल दुरुस्त है, बट मैं सिर्फ आई एम जस्ट प्लेइंग द डेविल्स एडवोकेट कि जो एक रोल है मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट का वो हमेशा से था, अब थोड़ा ज्यादा हो गया है नजर आ रहा है। और अब तो ज्यादा यानी हम कोई बहुत बड़ी कोई टॉप सीक्रेट चीज तो नहीं अनवेल कर रहे हो। डिफेंस मिनिस्टर ने खुद कल कह दिया है कि जी हाइब्रिड सिस्टम है और ये बड़ा अच्छा चल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि जी अगर ये 90s में होता तो शायद हमारे हालात जो है वो बेहतर होते। बट एनीवे माय पॉइंट इज के इट इज ये वो देरीना सवाल है मेरे ख्याल में, जो देखिए हम चुटकी बजाते हुए तो ये हल नहीं होगा ये मसला। ये एक सर्टन प्रोसेस है जो चल रहा है। अब क्योंकि हम नेशनल सिक्योरिटी मामला जो है वो एकदम डोमिनेट कर रहे हैं पाकिस्तान के डिस्कोर्स को, बल्कि पूरे रीजन को, ऑब्वियसली जो नेशनल सिक्योरिटी का सेटअप है उसका वजन ज्यादा हो जाएगा। अच्छा, मैं आपको उसकी एक थोड़ी सी एग्जांपल दूं जो कि पैरेलल तो नहीं बनता, इट्स नॉट अ पैरेलल बट जस्ट एन एग्जांपल। अमेरिका में इस वक्त जो सारे खत्ते के हवाले से जितनी भी पॉलिसी मेकिंग हो रही है उसमें मैं दो तीन ऐसे बड़े अच्छे और क्रेडिबल आर्टिकल्स पढ़े हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि जो सेंटकॉम के कमांडर हैं जनरल कुरिला, कुरेला कुरेला जनरल कुरिला जो है उनका जो इस वक्त इन्फ्लुएंस है इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी इन दिस रीजन वो स्टेट डिपार्टमेंट से भी ज्यादा है, वो उनके मार्को रूबियो से भी ज्यादा है, वो उनके और जितने भी ट्रम्प उनसे डायरेक्टली जो है वो पॉलिसी इनपुट लेते हैं एंड ही इज एक्सर्टिंग far larger influence on Trump's policy than any other thing. अच्छा, अब अगेन आई वाज सेइंग कि ये मैं को पैरेलल ड्रॉ नहीं कर रहा, लेकिन ऑल आई एम सेइंग इज कि ये रोल अगर अमेरिका जैसे मुल्क में भी हो जाता है तो पाकिस्तान में तो खैर ऑब्वियसली इस वक्त एक सवाल डिफरेंट ही है। जो मैं पूछना चाह रहा हूँ इतनी लंबी तमहीद के बाद वो बेसिकली ये है कि ये बड़े बड़े फैसले हो रहे हैं ना पाकिस्तान इस टाइम जिन जिन हालात में फंसा हुआ है, दीज आर बिग डिसीजंस नॉट जस्ट फॉर पाकिस्तान। मतलब है दो न्यूक्लियर पावर्स हैं, साथ एक पूरा मिडिल ईस्ट रीड्रॉ होने जा रहा है, चाइना है, रशिया है, सो वी आर इन द मिडल ऑफ ग्लोबल इवेंट्स। उसमें जो फैसला साजी हो रही है उसमें अनस पहले आपसे शुरू करता हूँ। हमारी नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी जो एस्टैब्लिशमेंट है उसमें फॉरेन ऑफिस भी है, उसमें बाकी दीगर इदारे भी हैं, उनके अंदर डिबेट का एलिमेंट कितना है? आप फॉरेन ऑफिस को कवर करते हैं, हाउ हाउ aggressive is the wrong word, how so much of an input is there in the system कि अच्छा यार हमने ये इशू है, हम क्या फैसला करें? और दोनों तीनों तरफ से बहस हो रही है, आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं, फिर अल्टीमेटली को फैसला हो रहा है। ये डिबेट्स हो रही हैं या बस यूनिलैटरल पॉलिसी डिसीजन होता है और कहा जाता है इंप्लीमेंट कर दो? नहीं, आई थिंक डिबेट्स उस तरह से नहीं हो रही है फाद साहब, लेकिन यूनिलैटरल फैसला भी नहीं है। इट्स समवेयर इन बिटवीन। एट अ सीनियर लेवल इनपुट बिल्कुल लिया जाता है, बातचीत होती है विच इज एज ए सेड सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स। और मैंने इसलिए आपको पिछले साल की पाकिस्तान की जब पाकिस्तान और ईरान हॉस्टिलिटीज हुई थी मैंने आपको उसकी एग्जांपल दी कि द मिलिट्री लीडरशिप वाज वेरी क्लियर कि जी आपका जो काम है आप वो करें और हमारा जो काम है हम वो करेंगे। और फिर हमने क्लासिकल प्लेबुक एग्जांपल भी ली कि पाकिस्तान ने अपने एम्बेसडर को बुलाया, उस वक्त के जो लीड थे वो फॉर्मर एम्बेसडर टू ईरान भी थे, तो दैट रियली वर्कड आउट। And let me इनपुट्स just add that, sorry मैं आपकी बात कर रहा हूँ, let me just add that क्या I agree with you कि वो वाला जो एपिसोड था वो actually it was within the system acknowledged very well कि यार this is one of those examples जहाँ पे पाकिस्तान ने बड़ी ही टाइमली डिसीजन मेकिंग की है, प्रोफेशनल तरीके से चीजों को मैनेज किया है, डिप्लोमेटिक लेवल पे इट वाज डन एक्सट्रीमली वेल, and then जो military response था। So it is, I agree with you, this episode is one of the examples where the system worked and people who were responsible दोनों साइड पे, मिलिट्री साइड पे भी और वहां पे एयरफोर्स ने जो कुछ किया था और यहाँ पे जो फॉरेन ऑफिस लीड कर रहा था, it was done very very well. तो ये तो I think it was acknowledged very well within the system. Please go ahead. Yes, not only within the system, not only within the system, but internationally it is acknowledged a classic case of conflict management, example of conflict management. Exactly. वो बड़ा अच्छा वो था उसमें, और उसमें लीड हमारे जो डिप्लोमेटिक साइड ने की थी, जिसको
रेजोल्यूशन के लिए, और ईरानियन साइड पे भी उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री ने की थी। एग्जैक्टली जी हाँ। बिल्कुल। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो हमारे यहाँ यूनिलैटरल डिसीजंस नहीं होते, लेकिन मसला वही बात आ जाती है कि जो लास्ट से हु विल हैव द लास्ट वर्ड। अनफॉर्चुनेटली आप इसको कह सकते हैं कि लास्ट वर्ड में ज्यादातर जो प्राइमरी इंस्टीट्यूशन है उसकी बात नहीं सुनी जाती। और यही बात है कि लेकिन चंद एक इंस्टेंसेस के ऊपर प्राइमरी इंस्टीट्यूशन की बात सुनी भी जाती है। अब जैसे सीरिया का कॉन्फ्लिक्ट था, जब सीरिया में बशार अल असद की रिजीम गई, उससे पहले एक जो है एक इदारे के रिटायर्ड अफसर थे, उनको नॉमिनेट कर दिया गया था सीरिया में एज द न्यू एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का एक डिलाइमा था कि कि क्या वो उस अफसर को भेजा जाए, क्योंकि अगर आप भेजते हैं तो इसका मतलब आप सॉफ्ट रिकग्निशन की तरफ चले जाएंगे इस नई रिजीम की। और इन दी एब्सेंस के अभी तक किसी ने उनको सॉफ्टली रिकग्नाइज नहीं किया। नया एम्बेसडर का मतलब इंटेल्स के डिप्लोमेटिक क्रेडेंशियल्स देने एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अब हाल ही में पाकिस्तान ने एक अपना चार्ज डे अफेयर्स जो कि करियर फॉरेन सर्विस ऑफिसर था उसको नॉमिनेट किया। वी सॉ द एंगेजमेंट एट द पॉलिसी लेवल। अगेन फॉरेन ऑफिस के एडिशनल सेक्रेटरी मिडिल ईस्ट थे शहरयार अकबर, ही रिसेंटली वेंट एंड एंगेज एंड मेट द न्यू सीरियन एडमिनिस्ट्रेशन। सो जो लेयर्स है ना, उनमें तो वर्किंग लेवल के ऊपर तो अंडरस्टैंडिंग कि हाँ यार यही काम करेंगे क्योंकि काम इनका है। लेकिन जब डिसीजन मेकिंग होनी है ना, तो काम भले आपका है लेकिन मैं आपसे ज्यादा अक्लेकुल हूँ। और वहां से अगेन यूनिलैटरली नहीं हो रही, लेकिन ओवर पावरिंग फिगर या ओवर पावरिंग द डिसीजंस और ओवर टर्निंग द डिसीजन और रिकमेंडेशंस, वो अनफॉर्चुनेटली हमें नजर आती है। अच्छा, थोड़ा सा गियर मूव करते हैं। आई थिंक मुझसे काफी बात कर ली। मैं कपल ऑफ थिंग्स बिफोर वी रैप अप। बाकी अब ये जो ईरान के ऊपर सारा मामला खड़ा हो गया है और सारे वेट कर रहे हैं कि जी अमेरिका वॉर में एंटर करता है नहीं करता। और आप इस पे लिख भी रहे हैं कि किस तरीके से ईरान भी फाइट बैक कर रहा है। ईरान ने सरप्राइज किया लोगों को जो समझ रहे थे कि दूसरे तीसरे दिन फोल्ड फोल्ड कर जाएगा, नहीं किया। तो उसमें अब इस वक्त पाकिस्तान के अंदर आप क्या सुन रहे हैं कि हमारे हमारे यहाँ हमारे जो जो की पॉलिसी सर्कल्स हैं उसमें इस हवाले से क्या हो रहा है कि हमारे लिए क्या डिलेमा है, हमारे लिए चैलेंज क्या है और अपॉर्चुनिटी क्या है? जी, अभी तक जहाँ तक ईरान का सिलसिला है, वहां पर जो पाकिस्तान कोई भी पॉलिसी ईरान पे जो करेगा, तो जैसे मैंने कुछ अपनी सोशल मीडिया कमेंट्री में भी लिखा कि जो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी चैलेंज है वो है प्रेसिडेंट सेटिंग की बात। आप पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक पोजीशंस देखें, जो अभी जो पहली डिकैपिटेटिंग स्ट्राइक्स हुई थी और अभी ईरानियन रिस्पांस शुरू नहीं हुआ था, तो वाहिद मुल्क पाकिस्तान था जो आर्टिकल 51 के तहत कह रहा था कि ईरान के पास राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस है। और फिर इसी तरह से आईईए में जाके हमने रशियन और चाइनीज स्टेटमेंट को ज्वाइन किया कि न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक वो इज अनलॉफुल, और खासतौर पे जो सिक्योरिटी साइट्स है। फिर जो कल आपने सिक्योरिटी काउंसिल में देखा होगा, पाकिस्तान ने बड़ी स्ट्रांग पोजीशन ली और उन्होंने कहा कि इसराइल को इस पीस एफर्ट्स जो अब इस वक्त हो रही हैं, यूरोपियन यूनियन के लेवल पे कल हो रही थी या दीगर लेवल्स पे हो रही हैं, इनको स्कटल ना करने दें जिस तरह से वो टारगेटिंग कर रहे हैं, और उसके पीछे पूरा एक पर्सपेक्टिव है। तो ये पाकिस्तान ने एक डिप्लोमेटिक पोजीशन ली हुई है। अच्छा, पाकिस्तान की मजबूरी क्या है? पाकिस्तान की जो मैं थोड़े से आपको पॉइंट्स गिनवा दूं कि पाकिस्तान कि ये जो पोजीशन फ्रेम होती है, एक तो उसका रीजनल पर्सपेक्टिव है कि जो प्रेसिडेंट सेटिंग की बात करता हूँ, क्योंकि यही चीजें कल कला ये हमने फिर एक और राउंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इंडिया के साथ जाना है, क्योंकि हमारा अभी जो कोर इशू है रिजॉल्व नहीं हुआ। इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम, 3 साल बाद, 2 साल बाद, साल बाद, जब भी हम जाएंगे अल्लाह ना करे, लेकिन वी विल बी देयर एट द सेम स्पॉट। तो हमें फिर भी राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस चाहिए होगा। और हम अमेरिकन पोजीशन को इसलिए भी नहीं ज्वाइन कर सकते क्योंकि अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट वुड कम जस्ट टू बॉम्ब फॉर न्यूक्लियर फैसिलिटी 45 जो है, कि वहां पर उनको इसराइल का ख्याल है कि हमारी कैपेसिटी नहीं है उसको डाउनग्रेड करने के लिए, तो हमें चाहिए। तो पाकिस्तान ने जो ये पोजीशन अडॉप्ट कर ली है, तो ये अपना अपने उस पर्सपेक्टिव से, जो स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव से किया। उसके अलावा पाकिस्तान के अपने अंदर का एक जो जो एक सिचुएशन है, उसके लिए भी वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक सेक्टेरियन है कि ये मतलब आपकी एक 20% आबादी शिया मसलक से है, जिनकी एक ओवरवेलमिंग मेजोरिटी, नॉट ऑल 20%, दे फॉलो द इरानियन थियोलॉजी। वो जो वहाँ के आयतुल्ला है उनके मर्ज़ तकलीद है। इट्स जस्ट लाइक, मैंने ट्वीट भी किया था कि कैथलिक चर्च के पोप हैं, तो उनकी रेफरेंस वो उनके साथ उस तरह से है, यानी कि इरानियन सिस्टम के साथ एलिजियंस है,
लेकिन रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से वो उनको फॉलो करते हैं। फिर आपकी पब्लिक परसेप्शन आ जाती है, क्योंकि गजा का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, उसकी वजह से वहां पर वन साइडेड स्लॉटर चल रहा है गजा में। लेबनान में जो हम्म हुआ, लोगों की हम्म सिंपैथीज थी, देयर वाज नो चैलेंजर फ्रॉम द मुस्लिम साइड। तो अब एटलीस्ट मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर आपने देखा होगा सेक्टेरियन हार्मनी भी इमर्ज हो रही है हमारे यहाँ, एक नेशनल यूनिटी इमर्ज हो रही है, कि जहां पर मतलब दूसरी साइड के लोग भी आके कह रहे हैं कि मतलब व्हाट ईरान इज डूइंग इज गुड, कि एटलीस्ट दे आर एवेंजिंग दोज किलिंग्स। और फिर दूसरी बात यह है कि अगर आप मुकम्मल तौर पे दूसरी साइड स्विच कर जाते हैं, जो फॉरेन ऑफिस ने कहा है कि इट्स इनकंसीवेबल फ्रॉम अवर पर्सपेक्टिव कि हम दूसरी साइड पे जाएं, तो वो ये है कि आपकी आवाम समझेगी कि यू हैव सरेंडर योर सॉवरेनिटी, कि आपने अपना जो आजाद फैसला करने का इख्तियार था वो अमेरिका को दे दिया। फिर आपका जो जियो पोलिटिकल रिस्क आ जाता है, कि एक तो आपका 900 प्लस किलोमीटर का कॉमन बॉर्डर है मोस्टली विद बलूचिस्तान, तो वो अपना वहां पर इंस्टेबिलिटी आती है, तो इंडिया इज रेडी टू एक्सप्लॉइट दैट। दूसरी बात है जो अब मुसलसल अमेरिकन सिस्टम में से आ रही है, जो अमेरिका का सबसे इस वक्त बड़ा जो उनको परेशानी वो ये है कि जिस तरह ये वॉर अब प्रोलॉन्ग हो रही है, और आपके नाज़रीन को मैं यही बताना चलूं कि दिस इज द लॉन्गेस्ट वॉर दैट इसराइल हैज फेस्ड। वो जो बाकी जो थे नॉन स्टेट एक्टर्स के साथ आप समझ लें कि वो एंगेजमेंट चल रही थी, हिजबुल्लाह के साथ वो, हमास के साथ वो, हम्म गाजा पे जो कुछ कर रहे हैं, लेकिन स्टेट एक्टर इट्स द लॉन्गेस्ट आफ्टर द वॉर ऑफ 1973 जो आपकी हुई, जिसमें सारे मुसलमान मुल्क मिलके थे, इट कुड गो बियॉन्ड 6 or 7 days। तो हम्म अभी जो अमेरिकन सिस्टम में खर्चा ये है कि इट कुड ब्रॉडन। अच्छा, नाउ व्हाट आई मीन बाय ब्रॉडनिंग इज दैट अभी तो ईरान रेस्पॉन्ड कर रहा है, यू हैवंट सीन हिजबुल्लाह चिपिंग इन, दूसरी चिपिंग इन, आपने सीरिया को तो बिल्कुल ही दाइश के हवाले करके न्यूट्रलाइज कर दिया। तो वो ये है कि दे विल इवेंचुअली जंप इनटू द फ्रे, नॉट बिकॉज ऑफ लव ऑफ ईरान, बट इट इज ए मैटर ऑफ देयर सर्वाइवल, कि अगर इफ ईरान फॉल्स टुडे दैट मींस हिजबुल्लाह इज हिस्ट्री, दैट मींस हुसीस आर हिस्ट्री, क्योंकि सारी उनकी सप्लाईज, उनकी जो उनका मेन स्टे, उनकी बैकबोन वो ईरान था। तो वो ब्रॉडनिंग ऑफ वॉर, अच्छा अगर इसमें ब्रॉडनिंग ऑफ वॉर होती है और इसमें दीगर ममालिक लाइक सऊदी अरेबिया ड्रैग होता है, यूएई ड्रैग होता है, तो उसका हमारे ऊपर भी बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये अपना जो फाइनल पॉइंट है इसके जो कंसिडरेशन इस कैलकुलेशन में है पाकिस्तान की, वो इंटरनेशनल अलायंसेज हैं, कि हमें अगर जो इस रीजन में अगर हम कुछ अभी कुछ हमारे पास कोई स्ट्रेंथ है, वो है चाइना की वजह से। अमेरिकन पॉलिसी इट इज स्टेटेड पॉलिसी कि आपकी मिलिट्री स्ट्रेंथ आपको उस लेवल पे अलाउ नहीं करनी है कि आपको इंडिया को चैलेंज कर ले। दिस नॉट आई एम नॉट सेइंग दिस माय एनालिसिस, आप स्टेट डिपार्टमेंट के वेबसाइट पे एटलीस्ट बाइडेन टाइम इट वाज देयर कि जी वो हमारी कैपेसिटी को उस लेवल पे डेवलप नहीं होने देना, तो वो चाइना की वजह से है। तो हमारी जो इंटरनेशनल अलाइनमेंट है वो भी हमें अलाउ नहीं करती कि हम मतलब कोई ऐसी पोजीशन ले लें कि जो जिसके लोग खर्चे का इजहार कर रहे थे कि ट्रम्प की मीटिंग के बाद जी हम शायद मुकम्मल स्विच कर देंगे। तो ये वो हालात हैं, जो मारूजी हालात हैं, जिसकी वजह से मुश्किल है इनका कि दूसरी साइड पर चले जाए। बिल्कुल। तो इसमें इसी में अनस पर फाइनली मुझे बताएं कि बेस्ड ऑन जो भी बाकिर बात कर रहे थे, और ये कि चैलेंजेस एंड एंड अपॉर्चुनिटीज जो हमारे लिए हैं, जो कुछ हमारे वेस्टर्न बॉर्डर पे हो रहा है, तो उसमें इस वक्त हमारे सिस्टम के अंदर किस तरह मामला चल रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं? ऑब्वियसली वन पॉइंट एजेंडा ही होगा, सबसे बड़ी खबर है व्हाट्स गोइंग ऑन, थिंकिंग क्या चल रही है, और ऑब्वियसली ये असेसमेंट तो हो रही होगी कि जी अगर ये होता है तो हम ये करें, अगर अमेरिका ये करता है तो हम ये करें। हाउ इज द सिस्टम रिस्पॉन्डिंग टू दिस चैलेंज ऑन आवर वेस्टर्न बॉर्डर्स? I think beyond our expectation, both the civil and military side have, uniformly, not unilaterally, uniformly came up to this conclusion कि भाई हम इस जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे ना, डिस्पाइट द फैक्ट। और उसी की एक रिफ्लेक्शन जब फील्ड मार्शल साहब की प्रेसिडेंट ट्रम्प से मुलाकात हुई, और तो रिपोर्ट भी हुआ है कि व्हेन ही वाज आस्क्ड विद रिगार्ड्स टू द कॉन्फ्लिक्ट एंड पोटेंशियल एक्सप्लोरेशन ऑफ पाकिस्तान फील्ड्स एंड सो ऑन, तो उन्होंने बड़ी क्लैरिटी लेके कि जी अगर ईरान में रिजीम चेंज की जिस तरह से बात की जा रही है, तो उसका उसका स्पिल ओवर इफेक्ट हमें दो तरह के से होगा। एक तो रेफ्यूजी के कॉन्टेक्स्ट में होगा, और दूसरा जो इनस्टेबल बॉर्डर है सिस्तान बलूचिस्तान, यहाँ इस साइड पे वो ईरानियन साइड कहती है कि जैश लदल है, हम कहते हैं बीएलए के लोग बैठे हैं, तो हमारी तरफ हम इंस्टेबिलिटी उस तरह की अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आई थिंक दैट इज वो एक जो यूनिफॉर्मिटी ऑफ ओपिनियन है वो, और जो क्लैरिटी है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड आई थिंक दैट इज अ वेरी 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 गुड थिंग।
दैट इज नंबर वन। नंबर टू, जो जिस अपॉर्चुनिटी की आप बात करें उस वो अपॉर्चुनिटी की स्पेस ना कम, जितना ज्यादा ये कॉन्फ्लिक्ट प्रोलॉन्ग होगा उतना ज्यादा उतनी स्पेस हमारे लिए निकल आएगी। क्यों? क्योंकि वी कैन स्टिल बी दैट mediators of sorts, if not power brokers, because we're not in a position to be that power broker, where we can carry out or convey messages, informal messages. Let's not forget that Iranian representation in Washington DC is being done by the Pakistani embassy, right? US representation in Iran was being done by the Swiss embassy. अब वो बंद हो गई है। तो if that means Iran has that much trust on Pakistan and vice versa, that it can work out. That is number two. Number three, जो बाकिर भाई ने बात की ना कि रीजनल अलाइनमेंट्स की और इंटरनेशनल अलायंसेस की, मेरे ख्याल से OIC के फॉर्म में ऑलरेडी है, लेकिन OIC is a defunct organization. Let's be very honest about it, right? OIC की कोई OIC has no value except for beyond these statements. It's like, oh, I see. And that's that. That's pretty much it. So you have to reposition yourself with these bigger power players like Saudi Arabia, like the UAE, and others. Might be Turkey as well. We're very well aligned with Turkey, but our opinions differ with the Emiratis primarily after they joined the Abraham Accords, and वहां पर एक पॉलिसी लेवल के ऊपर हमारा इख्तिलाफ भी है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी है। मेरे अंदाजे और मेरी इत्तला के मुताबिक भी यही है कि हम स्टेटस को ही मेंटेन करते हुए चलेंगे, और हमारा टेक यही होगा कि वी विल साइड विद ईरान कम वॉट में। आपने शायद रिपोर्ट देखी होंगी कि 4 तैयारे जो हैं ईरानियन एयर्स के वो ओमान गए, और साहा एयर जो उनकी डोमेस्टिक एयरलाइन थी जो कि ईरानियन एयरफोर्स उसको ऑपरेट करती थी, उसका एक तैयारा कराची एयरपोर्ट पर आया। ये आई मीन द फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा इज पब्लिकली अवेलेबल, ये मैं कोई टॉप सीक्रेट बात तो नहीं कर रहा। सो दैट मीन्स आपके पास वो कुशन है ईरानियन साइड को अकोमोडेट करने का, और आप चाहते भी हैं, क्योंकि अगेन सेकेंडिंग व्हाट बाकर भाई सेड कि आज ये बात अगर ईरान तक आ गई तो कल पाकिस्तान तक आ सकती है, और अल्लाह ना करे वो पाकिस्तान तक आए। If this conflict expands and exacerbates, then there is no guarantee that you will not be in the line of fire. And that is why where this entire concern of consensus, and rather consensus stems from between the policymakers, जहाँ पे उनकी uniformity and clarity of opinion होता है। That's it. वेरी गुड, थैंक यू सो मच आप दोनों का। मैं एक चीज, sorry Faisal, I'll just add one thing. Last year, I'm adding from my personal experience. Last year I was in Tehran जब ईरान ने इसराइल को रिटेलिएट किया था 26 अक्टूबर को, और उससे पहले इसराइल ने ईरान पे एयर स्ट्राइक्स किए थे। तो आई वेंट टू पार्चीन विच इज वेस्ट ऑफ तेहरान में जो उनका मिलिट्री बेस है, एंड आई मेट द सीनियर ईरानियन लीडरशिप। जो ईरान का रिस्पॉन्स है, while the world would be surprised, at least personally I'm not surprised. And when I say personally, मेरे साथ फ्रेडरिक प्लाइटेन जो अब CNN के अभी इस वक्त तेहरान में मौजूद हैं, we had Lindsay Elsom from Channel 4, और भी लोग थे। People who've seen Iran and Iran's capacity and capability, Iran might not have an ideal air force or a solid air defense, but Iran's capacity to strike at will, at long term and at a long range, it अभी underutilized किया। And I say this as being a witness to having seen what their capability has been just 6-7 months ago. That's all. थैंक यू वेरी मच बाकिर सजाद, अनस मलिक, आप दोनों ने मुझे ज्वाइन किया। आई थिंक बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। गुड इन्फॉर्मेशन, सॉलिड क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन आई है। आई एम श्योर लोगों को इस वक्त इतना जितनी डिसइन्फॉर्मेशन हर तरफ फैली हुई है पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में, सो आई थिंक इट इज इम्पोर्टेंट कि क्रेडिबल लोगों की बात सुने लोग, ताकि उनके जहन में जरा जो भी ओपिनियन बने वो इट इज बेस्ड ऑन सॉलिड इन्फॉर्मेशन एज अपोज्ड टू सुनी सुनाई बात। थैंक यू वंस अगेन आप दोनों का, थैंक यू। Thank you so much, sir.